गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग विभव के बारे में पढ़ चुके हैं और अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव की गणना भी कर चुके हैं। यानी कि पोटेंशियल क्या होता है और एक्सियल और कोएक्सियल दोनों ही कंडीशन में हमने पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था। नाउ आज हम कुछ बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ नाम से ही आपको समझ में आएगा कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। पृष्ठ मतलब सरफेस, और इक्वी यानी सम का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल वाली, यानी एक ऐसी सतह, यानी मान लो ये कोई गोला है तो इसकी सरफेस जो भी होगी, या फिर कोई प्लेन शीट है उसकी जो सरफेस होगी, पृष्ठ होगा, ठीक है, वहां पर जितना भी आवेश है या जितना भी चार्ज है, उस चार्ज को अगर हम कहीं इनफाइनाइट से लेकर आए हैं तो उसके लिए हमें जितना भी वर्क डन करना पड़ा है वो हमेशा इक्वल होगा। इसे मैं उल्टे तरीके से आपको समझाती हूँ कि सपोज करिए कि कोई यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस है, ये एक सरफेस है, इस पर सारे चार्ज समान रूप से विपरीत है। समविभव लिखा है ना, समविभव का मतलब होता है सभी का विभव जो है, सभी चार्जेस का जो पोटेंशियल है वो इक्वल है। ठीक है, उसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसका मतलब है कि हर एक चार्ज को इनफाइनाइट से लाने के लिए जो वर्क डन किया गया है, इसको लाए, इसको लाए, इसको लाए, तो इन सभी को लाने के लिए जो वर्क डन किया गया है वो इक्वल होगा। हर एक चार्ज के लिए जो वर्क डन है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो समविभव का मतलब है किसी सरफेस पर प्रेजेंट सारे ही चार्जेस का पोटेंशियल इक्वल होना, यानी कि किसी पृष्ठ पर सभी आवेश को अनंत से लाने में जो काम किया गया है वो सब बराबर होते हैं। इसीलिए हम ये कहेंगे कि सभी आवेश का जो विभव है वो बराबर होगा। अब समविभव पृष्ठ की परिभाषा तो हमने समझ ली, डेफिनेशन तो हम समझ चुके हैं। अब हम उनकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। समविभव पृष्ठ जो रहेगा उसके हर एक पॉइंट पर, मान लो ये कोई सरफेस है, अब इस पॉइंट पर जितने भी चार्जेस हैं उन सभी का पोटेंशियल या विभव एक जैसा है, इसलिए हम इसे समविभव या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब इसके प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि मान लो पॉइंट ए एज्यूम कर लेते हैं और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो हर एक बिंदु पर जो विभव होता है वो समान होगा। मतलब आप यहाँ पर जो पोटेंशियल चेक करेंगे कोई चार्ज का, और यहाँ पर चेक करेंगे, जो मैं आपको डेफिनेशन से ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि हर एक चार्ज जो भी है उन सभी को लाने में जो वर्क डन लगा है वो इक्वल है, यानी सभी का पोटेंशियल इक्वल है। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही हो गई जो इसकी डिफाइन बता रही है कि हर एक पॉइंट पर आप कितने भी ऐसे पॉइंट ले लो जहाँ जहाँ भी चार्ज होगा उन सभी का जो पोटेंशियल होगा वो आपस में बराबर होगा। मतलब यहाँ पर आप V कैलकुलेट करो और यहाँ पर V कैलकुलेट करो, सभी इक्वल होंगे। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एकांक धन आवेश, उसको अगर मैं यहाँ से उठा के इस तरफ ले जाती हूँ तो मुझे उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ा है वो 0 होगा। मतलब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा है वो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल सेम है और इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो उनके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो 0 होगा। ठीक है, यानी हम ये कहेंगे कि कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। और इस समविभव पृष्ठ से देखिए, अब इसे हम 3D में बनाते हैं। मान लो ये कोई सरफेस है, पृष्ठ है, इस समविभव पृष्ठ से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं निकलती, क्योंकि हमने आवेश को ऐसे लिखा है ना, तो इस आवेश से विद्युत बल रेखाएं तो गुजरती होगी, तो जितनी भी बल रेखाएं गुजरती है वो ऐसे पृष्ठ के अभिलंबवत यानी 90 डिग्री पर होती है। ठीक है,
और दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ये भी याद रखिएगा कि अगर इस तरह की दो सरफेस हैं तो वो दो सरफेस एक दूसरे को कभी ऐसे क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, कभी दो सरफेस या दो पृष्ठ एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अब हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि किसी चालक या कंडक्टर है, ठीक है, उसका जो भी पोटेंशियल होगा, यानी उस पर अगर चार्जेस है और उन चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन किया जा रहा है वही उसका पोटेंशियल है। तो किसी चालक के विभव या पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, इनको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हमें बताना है। तो उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? सबसे पहला कारक तो है चार्ज, क्योंकि जो विभव की बात कर रहे हैं तो वो चार्ज के द्वारा ही संभव है। तो सबसे पहला तो चार्ज पर। अब किस पर डिपेंड करता है पोटेंशियल? चार्ज पर। चार्ज पर कैसे वो रिलेट करेगा? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सरफेस पर अगर हम जितने चार्जेस बढ़ा दें, ठीक है, तो उतना ही उसका विभव बढ़ जाता है। मतलब इस सरफेस पर मैं जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस को लेकर आऊंगी, नंबर ऑफ चार्जेस को बढ़ाना, इसका मतलब उसे इनफाइनाइट से लेकर आने के लिए जो वर्क डन किया है इस सरफेस पर, इस सरफेस का पोटेंशियल कहलाएगा। तो जितने नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो हम इसीलिए कहेंगे कि ये जो पोटेंशियल है किसी भी सरफेस का या किसी भी चालक का या कंडक्टर का, वो पोटेंशियल सबसे पहले हम देखेंगे आवेश पर निर्भर करता है, चार्ज पर निर्भर करता है। कैसे? कि जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाते जाएंगे उस सरफेस का पोटेंशियल या विभव बढ़ता जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है चालक का आकार पर, ऑन साइज ऑफ कंडक्टर। चालक का आकार जितना बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना ही उसका विभव कम होता जाएगा। मतलब अगर आप कंडक्टर की छोटी साइज रखेंगे तो इस पर जो चार्जेस थे वो क्या होंगे? बहुत पास पास होंगे। ठीक है, और हम ये कहेंगे कि साइज के हिसाब से इसके चार्ज ज़्यादा है, यानी इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन अगर यही इसका शेप बढ़ा दिया जाए, चार्ज नहीं बढ़ा रहे, आप समझिएगा, यहाँ पर हमने फर्स्ट केस में चार्ज को बढ़ाने की बात की थी कि अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। यहाँ हम साइज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम इसी छोटे से स्फीयर या गोले का जो शेप है अगर उसे बड़ा कर दे तो ये जो आवेश है ये दूर दूर हो जाएंगे। तो इस बड़े स्फीयर के कंपैरिजन में इस छोटे स्फीयर का पोटेंशियल ज़्यादा कहलाएगा और इसका पोटेंशियल कम कहलाएगा। तो जितना बड़ा साइज होता जाता है सरफेस का उतना ही उसका पोटेंशियल कम होगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि मान लीजिए अगर ये कोई कंडक्टर है, चालक है, ठीक है, इसके पास कोई दूसरा चालक ले आते हैं। कोई एक कंडक्टर है, उसके पास कोई दूसरा कंडक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा करने से क्या होगा? इस पर जो आवेश है, चार्ज है, इसका जो विभव होगा, इस आवेश को इसके पास, इस कंडक्टर को इसके पास लाने के कारण इसका विभव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विभव कम होने के कारण मैंने आपको पहले ही बताया था कि चालक हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए तो ये आवेश थोड़े से इस तरफ आ जाए तो इसका विभव, आवेश कम हो जाएंगे तो आवेश के कारण इसका विभव भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तो अगर एक कंडक्टर है और उसके पास दूसरा कंडक्टर लाया जा रहा है तो उसका विभव या पोटेंशियल कम हो जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, फोर्थ रीजन है आपका, कि अगर एक कंडक्टर है, अब उसके आसपास अगर कोई मीडियम रख दिया जाए, जैसे यहाँ अभी तक ये निर्वात में था, वैक्यूम में था, तो चार्जेस को इस तरफ तक शिफ्ट करना बहुत आसान था, वर्क डन करना बहुत आसान था, इसलिए पोटेंशियल बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके आसपास आपने एक मीडियम फील कर दिया है, ठीक है, तो मीडियम फील करने से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, इसका इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर मैं कम ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मीडियम किस टाइप का है ये हमें एक्चुअल नहीं पता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो माध्यम के परावैद्युतांक पर, ठीक है, डिपेंड करती है, जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं।
अब परावैद्युतांक क्या होता है ये टर्म समझिए, क्योंकि अभी तक हम लोग जो डेरिवेशंस और ये कर रहे हैं वो वैक्यूम समझ के करते हैं, है ना। कैलकुलेशन जो हमारा होता है वैक्यूम या एयर, वायु या निर्वात समझ के करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर यही इलेक्ट्रिक डायपोल है, अगर वो किसी डायपोल के बीच में कोई मीडियम आ जाता है, या जैसे अभी हमने यहाँ चार्जेस की बात की, तो ये बॉल के आसपास हमने जो सरफेस को समझा था वो फ्री सरफेस है, यानी एयर या वैक्यूम होगा। लेकिन मान लो यहाँ इस कंडक्टर को हमने किसी लिक्विड के अंदर फील कर दिया है, किसी ऑयल के अंदर है, ठीक है, और किसी वाटर के अंदर है, तो कहीं ना कहीं दूसरा मीडियम आ गया। एयर के अलावा भी कोई सॉलिड मीडियम भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी मीडियम के आसपास कोई कंडक्टर आ जाता है तो वो जो आसपास मीडियम है उसका इफेक्ट उस पर पड़ता है। तो वो किस पर डिपेंड करता है कि वो मीडियम का इफेक्ट क्या होगा, वो पड़ता है परावैद्युत यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पर। ये जो आसपास फील किए गए ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब क्या होता है वो समझिए। परावैद्युतांक आपने बहुत बार सुना होगा, तो डाई इलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक वे सब्सटेंस होते हैं जो अपने खुद में से तो चार्जेस को पास नहीं कर सकते। जैसे कि कंडक्टर है ना, कंडक्टर किसी भी मेटल का बना होता है तो उसके अंदर से चार्जेस पास हो सकते हैं। अगर मैंने आपको बताया था ना कि इसके पास अगर इस कंडक्टर को लिया जाए तो चार्जेस तुरंत यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि कंडक्टर है, चालक है। पर डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या, वो ऐसे पदार्थ है जो खुद में से आवेश को प्रवाह नहीं कर सकते, ठीक है। इनके अंदर से आवेश प्रवाह नहीं होता, लेकिन आवेश प्रवाह का प्रदर्शन जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कागज, आपने पेपर देखा है, पेपर में से खुद में कभी चार्जेस पास नहीं होते, ठीक है, लेकिन खुद के अंदर से मतलब एक टाइप दूसरे टाइप जैसे कंडक्टर के अंदर से चार्जेस पास हो सकते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे पेपर के अंदर से नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी पेपर आवेश प्रवाह को यानी कि चार्जेस का फ्लो जरूर करवा सकता है। जैसे आपने वो कशिश एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो स्केल या कॉम्ब होता है उसे आप हेयर से रब करते हैं, ठीक है, और रब करके पेपर पीस से अट्रैक्ट करवाते हैं, तो वो पेपर पीसेस उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए करते हैं, जैसे ही चार्जेस फ्लो हो जाता है वो वापस उसी कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है, वो फोर्स उनका ख़त्म हो जाता है। जैसे प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक, लकड़ी है, मोम है, जो केवल आवेश का प्रवाह प्रदर्शन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं चार्जेस का फ्लो, बट खुद में से चार्जेस को फ्लो होने नहीं देते। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, धारिता, ठीक है। धारिता मतलब कैपेसिटेंस, जो इस सेकेंड चैप्टर का आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, पोटेंशियल, और दूसरा टॉपिक है धारिता या कैपेसिटेंस। क्या होता है, जैसे आपने रेजिस्टेंस सुना है ना, 10th क्लास में आपने देखा होगा, ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स ने एक लॉ दिया था कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में चेंज ना करे तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनलिटी हट के V इक्वल टू IR आता था, और जहाँ से हमने R को डिफाइन किया था कि R क्या है, एक रेजिस्टेंस है जो उस खुद मटेरियल जो वायर है उसके द्वारा ऑफर किया जाता है। तो वैसा यहाँ पर भी कुछ लॉ है, और उसी लॉ बेस्ड एक जैसे कांस्टेंट डिफाइन हुआ था, जैसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, फिर उसकी पर्टिकुलर यूनिट फाइंड आउट हुई थी, उसी तरह यहाँ पर कैपेसिटेंस भी एक कांस्टेंट टर्म से ही डिफाइन हुआ है। जो कांस्टेंट टर्म है वो चार्ज और पोटेंशियल दोनों से रिलेट करता है, यानी कि आवेश और विभव दोनों के बीच में जब हमने रिलेशन देखा तो वहां से एक नया टर्म आया, धारिता, धारिता या कैपेसिटेंस। तो अभी हमने देखा कि जो V है, पोटेंशियल होता है, वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हमें पता है कि जितना भी हम किसी भी चार्ज को, किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज को बढ़ाते जाएंगे,
यानी कि हम उतना ही ज़्यादा वर्क डन कर रहे हैं उस चार्ज को बार बार इन्फाइनाइट से लेकर उस सरफेस तक लाने के लिए। तो जितना भी वर्क डन किया जा रहा है वो उसी का पोटेंशियल कहला रहा है। तो जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ाते जाएंगे उतना ही पोटेंशियल या विभव का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा है कि मान लीजिए एक बर्तन है, ठीक है, उसमें हम जितना भी पानी भरते जाएंगे उसका जो लेवल होगा वो तो उतना ही होगा, मतलब जितना भी वाटर लेवल है वो उतना ही रहेगा। लेकिन उसी तरह कोई कंडक्टर अगर आपके पास है, कोई चालक आपके पास है, तो उसके अंदर भी उसकी एक फिक्स्ड सरफेस है। ये मान लीजिए इसकी एक सरफेस है ना, अब मैं यहाँ पर जितना भी इसकी स्पेस है उतना ही चार्ज फील कर सकती हूँ, एक्स्ट्रा में चार्ज इसमें जबरदस्ती नहीं ला सकती। ठीक है, मतलब किसी भी आवेश की जितनी सरफेस होगी वो उतना ही चार्ज बियर कर पाएगा। आपके पास एक बाल्टी पानी है और उसके ऊपर आप और पानी डालेंगे तो पानी आसपास से नीचे गिर जाएगा, उस एक बाल्टी के हिसाब से ही उसमें पानी रहेगा। उस तरह किसी कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस है वो एक लिमिट तक ही वो उसे अटेन कर सकता है, उससे ज़्यादा चार्जेस उसको नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को अगर हम समझेंगे कि हमें पता है कि पोटेंशियल किसी भी सरफेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है क्यू के। ठीक है, ये रूल तो हमने देख लिया। तो प्रोपोर्शनलिटी जब हटेगी यहाँ पर, जिसे हम कहेंगे क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक, जितना चार्ज बढ़ाएंगे, आप इसको ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिएगा, चार्ज को जितना बढ़ाएंगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। तो क्यू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, सी वी। ठीक है, अब यहाँ पर C क्या है, एक कांस्टेंट है, और इसी C को हम क्या कहते हैं, धारिता या कैपेसिटेंस कहते हैं। ये इसका जो यूनिट होती है वो नोट कर लीजिएगा, फैरड। इसकी यूनिट होती है फैरड, जैसे रेजिस्टेंस की होती है ना ओम ने डिफाइन किया था, वैसे इनको फैरड ने डिफाइन किया था, इसलिए इसकी यूनिट है फैरड। और इसके हिंदी में ऐसे लिखेंगे फैरड, सेम ही रहेगा दोनों के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो धारिता या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश यानी चार्ज अपॉन विभव, पोटेंशियल यानी कि कूलाम पर वोल्ट। अगर आपको कहे कि 1 फैरड कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, तो 1 कूलाम आवेश और 1 विभव को हम लिखेंगे पोटेंशियल, वोल्ट। ठीक है, तो 1 कूलाम आवेश पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो उस चालक की धारिता क्या कहलाती है, 1 फैरड। धारिता वर्ड आप समझ चुके हैं, धारिता मतलब इस चालक की कैपेसिटी के कितने चार्ज को अपने ऊपर स्टोर कर सकता है। तो 1 फैरड जो है कैपेसिटी, या बोल सकते हैं इसका धारिता क्या होगी, कैपेसिटेंस वर्ड से समझ में आ रहा है उसकी कैपेसिटी। तो किसी भी चालक की या कंडक्टर की कैपेसिटी जिसमें वो अपने ऊपर जितना भी चार्ज स्टोर कर सकता है, तो उसे हम कैपेसिटेंस या धारिता कहते हैं। उसे फैरड से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 फैरड किसके बराबर होगा, 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। अब इसकी डिफाइन क्या होगी कि 1 कूलाम आवेश पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, किसी भी चालक को आप अगर 1 कूलाम आवेश लाकर दे दो, 1 कूलाम चार्ज लाकर दे दो, तो उसके वोल्ट, उसके जो पोटेंशियल है उसमें 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 फैरड कहलाती है। ठीक है, तो इसका MLT फॉर्मूला डायरेक्ट नोट कर सकते हैं आप, M-1 L-1 T4A²। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मल डिफाइन थी। इसके बाद फर्दर इसी के रिगार्डिंग जो डेफिनेशंस है और इसका एक कंसेप्ट है, एक डिवाइस बनी हुई है। जैसे कि रेजिस्टेंस कंसेप्ट आया था, तो उससे मार्केट में एक डिवाइस बनी है रेजिस्टेंस, जो करंट का अपोज करने का काम करता है, कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस होता है। तो अब उसी तरह कैपेसिटेंस से एक डिवाइस बनी है जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं, संधारित्र। उसके सिद्धांत को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।